नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसके मुकाबले में एक थर्ड फ्रंट को उतारने की तैयारी चल रही है। यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन चुनावों में नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी एक फ्रंट होगा और उस फ्रंट में वो तमाम दल होंगे जो अलग अलग राज्यों में अभी भी अपनी जमीन और हैसियत को बचाए हुए हैं। इसकी कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी के चुनाव रणनीतिकार हैं। इस बार जो विधानसभा चुनाव रहे, उसके नतीजे रहे, उसका सारा श्रेय प्रशांत किशोर को जाता है, क्योंकि वो बार बार ये कहते रहे कि बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं छू सकती है और ममता बनर्जी की पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और वो 100% सही रहे। और तब जब बीजेपी ने अपने पूरे लाव लश्कर, सरकार, संगठन सबको लगा दिया था बंगाल चुनाव में और नारा दिया था कि अब की बार 200 पार, लेकिन बीजेपी औंधे मुंह गिरी बंगाल में और प्रशांत किशोर का कद, उनकी विश्वसनीयता पूरे देश में बढ़ी है। जो उनकी अभी क्रेडिबिलिटी है, वो चाहते हैं कि मैं उस साख के आधार पर हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव का कारण बन जाऊं। इसलिए उन्होंने 2 दफा 15 दिनों में शरद पवार से मुलाकात की है। शरद पवार आज की तारीख में विपक्ष में सबसे कद्दावर और मजबूत नेता हैं और उनकी बात सभी दलों में सुनी जाती है। प्रशांत किशोर की कोशिश ये है कि सभी दलों को एक पंच पर लाने का काम शरद पवार संभाल लें और उसके बाद उस थर्ड फ्रंट का चेहरा ममता बनर्जी को बना दिया जाए। ममता बनर्जी की अगुवाई में एक मोर्चा बनाकर 2024 के चुनाव में मोदी के मुकाबले में उतरने की तैयारी की जाए और उसकी अगुवाई ममता बनर्जी करें और कोऑर्डिनेट शरद पवार करें। इस तरह की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं और 15 दिनों में 2 बार की मुलाकात का संकेत यही है कि यह बात कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है और शरद पवार कल राष्ट्रमंच की बैठक बुला रहे हैं। ये राष्ट्रमंच यशवंत सिन्हा, जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, उन्होंने 2018 में बनाया था और ममता बनर्जी क्योंकि टीएमसी में शामिल हो गए, तो ममता बनर्जी ने इस मंच को अपनी मंजूरी दे रखी है, अपनी सहमति दे रखी है। यानी कि कोई थर्ड फ्रंट आता है तो हो सकता है उसका नाम राष्ट्रमंच हो। अब अलग अलग राज्यों में जो दल हैं, उनको एक साथ लाने में प्रशांत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे डीएमके तमिलनाडु की जो 39 सीटें हैं, इस बार 2019 के चुनाव में डीएमके के पास मेरा अपना अनुमान है 23 सीटें थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास 22 सीटें थी। जगनमोहन रेड्डी वैसे इस फ्रंट के साथ सीधे तौर पर अभी जुड़ते हुए से नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के नजदीक माने जाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते शायद बेहतर हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी तयशुदा तौर पर कहा नहीं जा सकता है। तो ममता बनर्जी और जगनमोहन रेड्डी, इन दोनों की पार्टी के पास मौजूदा लोकसभा में 22 सांसद हैं और यह एक मजबूत हैसियत है। इसके बाद शिवसेना, जहां 17 सांसद हैं, और जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, उसके पास 16 सांसद हैं। बाकी सभी दलों की हैसियत बहुत कम है। लेकिन देश भर में अगर घूम करके देखें आप, तो 200 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाले दलों का एक मोर्चा तैयार किया जा सकता है और यह मोर्चा एक मजबूत मुकाबला दे सकता है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को। मैंने तमिलनाडु की बात की, पश्चिम बंगाल में खुद ममता बनर्जी हैं, जहां 42 सीटें हैं। बिहार, जहां 40 सीटें लोकसभा की हैं, तेजस्वी यादव हैं और उनके साथ उनके कुछ और सहयोगी दल हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आ सकते हैं और अखिलेश यादव के आने से वहां की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक इस थर्ड फ्रंट की मजबूत हो सकती है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में चुनाव लड़ती है, लेकिन गुजरात और पंजाब में भी लड़ने की उम्मीद उसकी है या तैयारी है। पंजाब में पिछली बार भी लड़ी थी और वहीं से एक सीट उसको नसीब हुई थी, लेकिन अब कई राज्यों में आम आदमी पार्टी उतरेगी। लेकिन उस उतरने में अगर आप मोर्चे में हैं तो अपने साथी दल का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, उसके बाद अगर आप आते हैं जिससे आप 1-2 और दल, नवीन पटनायक को अगर मैं देख लूं, नवीन पटनायक वैसे एनडीए के साथ रिश्ते में बहुत बेहतर हैं, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम उन्हीं के पिता विजू पटनायक ने किया था। तो 21 सीटों वाले उड़ीसा में
12 सीटें इनके पास हैं। और अगर आप जो मौजूदा सीटें इन दलों की हैं उनको भी देख लेते हैं, जोड़ते हैं और उसमें 15-20% का इजाफा कर देते हैं तो 150 के आसपास सीटें आ जाती हैं। और यह स्थिति जो है वो चुनाव लड़ने के लिए बहुत बेहतर हो सकती है। प्रशांत किशोर, चूंकि उनकी रणनीति, उनका गणित अपने तरीके से चलता है और बहुत हद तक वो जो कुछ भी कहते हैं वो ठीक साबित होता है। कई चुनाव में ऐसा हुआ है। नीतीश कुमार को उन्होंने सत्ता दिलवाई थी 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के। इस बार का डीएम का चुनाव था, वह भी स्ट्रैटेजी उनकी ही थी। जगन मोहन रेड्डी के साथ उन्होंने काम किया है, इसलिए थर्ड फ्रंट में जगन को लाना उनके लिए आसान हो सकता है। ममता बनर्जी के चुनाव रणनीतिकार रहे। इस बार जो बम्पर जीत रही ममता बनर्जी की, न भूतो न भविष्यति उनके लिए, वो प्रशांत किशोर की वजह से रही है। तो प्रशांत किशोर देश की तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को, अभी मैं केरल, मुझे याद आ रहा है, केरल में पी विजन की अगुवाई में लेफ्ट की सरकार चलती है और वहां भी बेहतर लोकसभा सीटें निकल सकती हैं, निकाली जा सकती हैं लेफ्ट की ओर से, और लेफ्ट भी इस फ्रंट का एक हिस्सा होगा। तो टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, एनसीपी और शिवसेना इसलिए क्योंकि कांग्रेस थोड़ा सा बिदकती जा रही है और नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी फ्रंट होगा तो लाजमी है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को अपने साथ रखना चाहेंगे। और आज की तारीख में दोनों के बीच में जो सहमति है या दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो वैसा ही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पर जाएगी और एनसीपी और शिवसेना मिलकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगी। तो दक्षिण से लेकर के, केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात तक ये नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी पार्टियों का मोर्चा बनाने की जो तैयारी चल रही है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और इसका एक और नतीजा ये होगा कि कांग्रेस की हैसियत बहुत छोटी हो जाएगी, कांग्रेस सिमट जाएगी। लेकिन मौजूदा कोशिश जो प्रशांत किशोर की है वो यही है कि ममता बनर्जी अभी लगातार नरेंद्र मोदी के मुकाबले में लड़ रही हैं। आज की तारीख में भी पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, जो सवाल बीजेपी उठा रही है, ममता बनर्जी जिस तरह से उसका जवाब दे रही हैं, ये लगातार की लड़ाई ममता बनर्जी को देश की सुर्खियों में रखे हुए है। और ममता बनर्जी का चेहरा आगे करके अगर सभी दल साथ आ जाते हैं तो यह एक बड़ी लड़ाई होगी और निर्णायक हो सकती है। 2024 में तस्वीर बदल जाए, इसकी कोशिश शरद पवार के जरिए प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई बड़ी खबर आती है तो मैं आपके साथ फिर जुड़ता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।